नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुशीला टॉक भौरे का उपन्यास नीला आकाश, एपिसोड 2। भीखू जी मोरे का नाम उनके पिताजी ने जरूर भीकम चंद रखा होगा, मगर बचपन से सब उन्हें भीका या भीकू कहते रहे। अब उनकी परिपक्व उम्र को देख सेवानगर के लोग उन्हें भीखू जी कहने लगे हैं। सेवानगर में भीखू जी का बड़ा नाम है। शादी, ब्याह, सहनाई, जन्मदिन और तीज त्योहारों पर गांव के लोग घेरा बजाने के लिए भीखू जी को ही बुलाते हैं। भीखू जी आसपास के छोटे गांवों में भी घेरा बजाने जाते हैं। उनकी पोशाक है सफेद कुर्ता और सफेद पैजामा। रंगीन सूती गमछा कंधे पर रखते हैं, कभी उसे गले में मफलर की तरह लपेट लेते हैं। सांवला रंग मझोले कद काठी के भीखू जी के हाथों में बड़ी ढपली जैसा घेरा बाजा है, जिसे उन्होंने एक तरफ से बांधकर कंधे से लटकाया है। उनके हाथ में बांस की बनी पतली 1 फुट लंबी 2 छड़ी है, जिन्हें उन्होंने बहुत संभाल कर पकड़ा है। गांव में उत्सव वाले घर के सामने जाते ही वे इन्हीं दोनों छड़ी से अपने बाजे पर थाप देते हैं और जैसे आसपास के माहौल को नींद से जगा देते हैं। लोग बाजे की ताल पर थिरक थिरक उठते हैं। कभी भेरवा, कभी कहरावा बाजे की धुन पर गांव की महिलाएं झूम झूम कर, झुक झुक कर, गोल गोल फिरकनी की तरह घूमकर नाचती हैं। बाजे के लय ताल पर मानो सबके मनमोर थिरकने लगते हैं। भीखू जी भी झूम झूम कर बाजा बजाते हैं, जैसे कोई छोटे बच्चे को संभाल कर पकड़ता है। वे अपना घेरा गले में अथवा बाएं कंधे पर टांग कर बगल में दबाकर दोनों हाथों से बजाते हैं। दाएं हाथ की छड़ी नीचे से ऊपर और दाएं बाएं पूरे घेरे पर अलग अलग प्रकार की ध्वनि बिखेरती हुई तीव्र गति से दौड़ती है। बाएं हाथ के ठोके ऊपर की तरफ लय ताल को बांधे रखते हैं। एक रिदम में गूंजती हुई ध्वनि से लोगों का उत्साह चरम सीमा तक पहुंचने लगता है। तिगड़िंग तिगड़िंग तिंग, तिगड़िंग तिगड़िंग तिंग से जैसे सब कुछ अनुशासित होने लगता है। नाच गाने और बजाने की खुशी अलग है, पेट भरने की बात अलग है। सिर्फ घेरा बजाने से पेट नहीं भरता, आमदनी के बिना परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता। भीखू जी को हमेशा चिंता रहती है। शादी ब्याह के मौसम में आमदनी हो जाती है, मगर बाकी के मौसम सूखे सूखे जाते हैं। बरसात का मौसम तो और भी सूखा सूखा जाता है। तब भीखू जैसे कलाकार को मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती है। मान सम्मान की बात अलग है, कलाकारी का सम्मान भी अलग है, मगर पेट का सवाल सबसे अहम बात है। ये गरीबों की मजबूरी बन जाती है। ऊंच जाति के कलाकारों को अधिक सम्मान, मान धन और गौरव दिया जाता है, जबकि दलित अछूत कलाकारों की कला को भी निम्न दृष्टि से देखा जाता है। दलित होने से जैसे उनकी कला भी निम्न हो जाती है। चंद सिक्के उनकी तरफ फेंककर जैसे उन पर उपकार कर दिया जाता है। फिर भी भीखू जी अपनी कला को कभी छोटा नहीं मानते। वे तन मन से अपनी कला को पूजते हैं। भीखू जी की पत्नी चंदरी, लोग उसे इसी नाम से पुकारते हैं। चंदरी को पुकारे जाने की जनानी और मर्दानी आवाजें सुनाई दे रही हैं। चंदरी, ए चंदरी। चंदरी को पुकारने की आवाजें उसे घर के कोने कोने में ढूंढती हुई सेवानगर की गली, मोहल्ला, बस्ती को पार करती हुई गांव के बाहर जंगल की सीमा तक पहुंची। चंदरी जंगल से लौट रही है। हरे बांस का गट्ठर उसके सिर पर है। बरसों से ये उसकी आजीविका का साधन है। उसने साड़ी का पल्लू सिर ढांककर गले में लपेटा है। हाथ से गट्ठर थामे हुए चंदरी लदर फदर चली आ रही है। एक तो सिर पर भारी बोझ, दूसरे जंगल से घर तक की दूरी। जल्दी चलते हुए चंदरी हाफ रही है। दोपहर ढलने लगी है। घर के सामने आंगन में चंदरी ने गट्ठर पटक दिया। कच्चा घर, ऊपर देशी कवेलू, मिट्टी की दीवारें, एक कमरा, सामने बरामदा, आंगन, पीछे रसोई, रसोई के बाजू में छोटी सी कुठरिया, जहां जलावन की लकड़ी और घर का पुराना सामान पड़ा है। पिछवाड़े छोटी सी बगिया, पपीते के पेड़, गेंदा, गुलाब, मोगरा के फूलों से महकते पौधे, कद्दू, लौकी, तुरई की बेल का मंडप। मंडप के नीचे दोपहर के भोजन के जूठे बर्तन बिखरे पड़े हैं। सब पर एक नजर डालती हुई
चंदरी बोझ से दुखता सिर सहलाती हुई बर्तन समेटकर मांजने बैठ गई। भीखू जी चंदरी को देखकर सोचने लगे, कब ये बर्तन मांजेगी, कब चाय बनाएगी, कब उनका हुक्का तैयार करेगी और कब रात की रोटी पानी का इंतजाम शुरू करेगी। चंदरी सिर्फ चाय के बर्तन धोकर उठकर रसोई में आ गई। नीचे पाटे पर बैठकर चूल्हे में लकड़ी जोड़कर रखने लगी। भीखू जी ने हल्के से खांसकर अपनी उपस्थिति जताई। कुर्ते की जेब से माचिस निकालकर चूल्हे के पास पटक कर वे बाहर आंगन में आ गए। दीवार से टिकी खाट को उठाकर बिछाया और आराम से खाट पर बैठ गए। चंदरी रसोई में चूल्हा सुलगाने लगी। देगची में चाय का पानी चढ़ा दिया। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है। वो एक एक सामान उठाकर सहेजने लगी। रस्सी की अलगनी पर उसके और बच्चों के कपड़े हैं। खूंटियों पर भीखू जी का कुर्ता पैजामा, अंगरखा, गमछा, फेटा टंगे हुए हैं। चंदरी ने रसोई में लकड़ी की तकियों पर बर्तन और किराने के सामान के डिब्बे सही जगह पर रख दिए। उसने अपनी चतुराई से सब सामान जल्दी जल्दी सहेज दिया। भीखू जी आंगन में खटिया पर बैठे हुक्का पी रहे हैं। आंगन के एक कोने में खूंटी की रस्सी से 2 बकरियां बंधी हैं। गले की रस्सी लंबी होने से वे पूरे आंगन में चल फिर सकती हैं। इस वक्त भी वे खूंटी का कोना छोड़कर भीखू जी की खटिया के निकट बैठी हैं और बात करने के अंदाज में बीच बीच में अपनी बोली भाषा में मैं कर रही हैं। भीखू जी के खटिया के पाए के पास हीरा मोती बैठे हैं। सामने के 2 पैर लंबे करके उन पर सिर रखकर सुस्ता रहे हैं। जरा सी आहट होते ही तुरंत सिर ऊंचा करके सतर्क भाव से इधर उधर देख लेते हैं। 1-2 बार भौंकते हैं, फिर एक नजर भीखू जी की तरफ देखते हैं कि कोई हुक्म हो तो हाजिर है। 10-12 में से 2 मुर्गा और 2 मुर्गी ही बचे हैं। मुर्गियां भी अधिकतर कुड़ुक रही हैं। जल्दी ही उन्हें 10-12 अंडों पर सेवा बैठाने की बात चंदरी कह रही थी। 21 दिन में ही पूरे घर में चूजे घूमने लगेंगे। घर के जानवर घर के सदस्य जैसे लगते हैं। जो मुर्गियां और मुर्गे बिलाम और दूसरे लोगों की बेईमानी के शिकार बन गए हैं, उन्हें याद करके चंदरी अभी भी उदास हो जाती है। भीखू जी ने हुक्का एक तरफ रखा और दरवाजे के पास बने आले में रखा कटोरा उठा लिया। गेहूं ज्वार साफ करते समय सूपे की फटकन से नीचे गिरा बारीक दाने। चुरी अनाज चंदरी अपने मुर्गा मुर्गियों के लिए संभाल कर रख लेती है। कभी अनाज की ये चूरी वो अपनी बकरियों को भी खिला देती है। भीखू जी ने कटोरे से एक मुट्ठी अनाज आंगन के एक कोने में बिखेर दिया। मुर्गियां एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, दूसरों को दूर धकेलते जल्दी जल्दी दाना चुगने लगे। प्रतिदिन नियम से सुबह और शाम के समय उन्हें भीखू जी दाने चुगाते हैं। उन्होंने एक एक मुट्ठी अनाज के दाने बकरियों के सामने भी डाल दिए। बकरियों ने दाने को सूंघा, फिर बकर बकर खाने लगी। चंदरी 2 कप चाय लेकर आंगन में आ गई। भीखू जी को 1 कप पकड़ाया और दूसरा कप स्वयं लेकर वहीं आंगन में जमीन पर बैठ गई। दोनों इत्मीनान से चाय पीने लगे। सेवानगर में मान जाति के घरों से कुछ हटकर पश्चिम दिशा में वाल्मीकि जाति के 4-5 घर हैं। भीखू जी के घर से कुछ ही दूर पर कालीचरण चौहान का घर है। कालीचरण चौहान के पिता अब नहीं रहे। बूढ़ी सुगिया माँ है। 8 भाइयों का बड़ा कुनबा है। उनकी एक बहन दुलारी भी है। वे मिलजुल कर साथ साथ और कुछ लोग पास पास अपने छोटे कच्चे घर बनाकर रहते हैं। 2 घर अन्य वाल्मीकियों के हैं। उनके कुटुंब परिवार अलग हैं। उनके गोत्र राठौर और परमार हैं। सेवानगर में बसने वाली इन जातियों के बीच उन दोनों आपस में रोटी व्यवहार नहीं था और ना ही बेटी व्यवहार था। ये अछूत जातियां अपने से दूसरी को छोटा मानती। बस गांव बस्ती के रिश्ते से वे आपस में हंस बोल लेते। कभी आपस में स्वार्थ टकराने की स्थिति में लड़ झगड़ भी लेते हैं। कालीचरण वाल्मीकि का कुटुंब बड़ा होने के साथ दबंग भी है। कुटुंब परिवार में सभी भाई कालीचरण चौहान की इज्जत करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं और बड़े भाई के कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। घर की बहुएं और बच्चे सभी कालीचरण को पूरा मान सम्मान देते हैं। कालीचरण भी पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के लिए पिता का फर्ज पूरा करता है। सबके सुख दुख, समस्या या अड़चन आने पर यथाशक्ति यथायुक्ति उन्हें सुलझाने का काम करता है। यही काम परिवार के लिए उनकी पत्नी बुधिया करती है।
बुधिया घर की बड़ी बहू है। उसने प्रेम, विश्वास और युक्ति के साथ पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधा है। सास पहले पूरे गांव का काम अकेले संभालती थी। बुढ़ापा और कमजोरी के कारण अब वो घर में रहती है। उसका काम बुधिया ने संभाल लिया है। परमार और राठौर के परिवार भी कन्हान में बस गए हैं। वे भी गांव में सफाई का काम करते हैं। चौहान परिवार उनके साथ भी भाईचारा का संबंध रखते हैं और दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। कालीचरण का छोटा भाई चंदन है। सब उसे चंदू पहलवान कहते हैं। उससे छोटे मदन, किशन, अर्जुन, भीम, सुदामा और गोपाल है। सबसे छोटी बहन दुलारी है। दुलारी छोटी थी तभी उसके पिता गुजर गए थे। बड़े भाई और भाभी ने प्यार से उसे संभाला है। इस परिवार में स्कूल की शिक्षा किसी को नहीं मिली। जाति भेद और छुआछूत के कारण कोई भी स्कूल नहीं जा सका। कालीचरण और बुधिया के घर बेटा कैलाश हुआ। तब उसके अरमान जाग उठे। सबने सोच लिया, हम कैलाश को स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। दुलारी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी गई। उस समय दुलारी सिर्फ 10 वर्ष की थी। दुलारी की माँ उसके हाथ पीले कर देना चाहती थी। अचानक दुलारी की शादी की बात पर कालीचरण अपनी माँ सुगिया पर नाराज था, मगर सुगिया उसे सही बात बताने में डरती है। दुलारी तो बचपन से ही माँ के साथ साथ गांव में घूमती रही। चाहे काम करने का समय हो या काम के बाद गांव में जरूरत का सामान खरीदना हो या गांव में रोटी लेने जाने का समय, माँ स्वयं अपनी लाडली बेटी को अपने साथ ले जाती थी। पिछले दिनों उसने गौर किया, गांव के कुछ मनचले जवान और बूढ़े भी उसके बेटी को घूर घूर कर देखते हैं। वे सुगिया की नजर बचाकर दुलारी को मिठाई और चटपटी चीजें खाने के लिए देते हैं। उसे बातों में लगाकर इधर उधर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सुगिया चौकन्नी हो गई। उसने सवर्ण बस्ती के उन मनचलों को अपनी वाल्मीकि बस्ती के चक्कर लगाते हुए देखा। तब उसने दुलारी को घर के अंदर ही रहने की बात समझाई। सुगिया हिंदू महाजनों से झगड़े की बात से डरती थी। ये बात उसने कालीचरण और चंदू को नहीं बताई। बस जल्दी से जल्दी दुलारी के ब्याह की फिक्र करने लगी। गांव के गुंडे बदमाशों का सामना करना आसान नहीं है। पति के बाद बड़ा बेटा और बहू घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कालीचरण और बुधिया की नगर परिषद में सफाई कर्मचारी की पक्की नौकरी है। सेवा नगर का वाल्मीकि मोहल्ला वैसे ही है जैसा हर गांव या हर शहर में होता है। यहाँ भी गरीबी और अभाव है। उपजीविका के लिए ये लोग सुअर पालन करते हैं। गांव बस्ती में सफाई का काम और मेहनत मजदूरी का काम आदमी औरतें मिलकर करते हैं। अछूत सेवक वर्ग की जातियों के घर मुख्य गांव से बाहर विशेष रूप से अलग बसाए गए हैं। वे सेवा नगर में रहकर सवर्ण समाज की सेवा करते हैं। कान्हान में सेवा नगर से दूर सवर्ण हिंदू महाजनों की घनी बस्ती है। वहाँ कुआं, पनघट, रास्ते, चौबारे, मंदिर, खेत खलिहान, बैलगाड़ी, हल, बैल सब कुछ है। सेवानगर में ये सब नहीं है। सेवानगर के लोग पीने का पानी सवर्ण बस्ती के कुएं से दूर खड़े रहकर मांग कर लाते हैं। वे जहाँ काम करते हैं उन घरों से बचा हुआ जूठा बासी भोजन, रोटी टुकड़ा, अनाज, फटे पुराने कपड़े मांग कर लाते हैं। उनका जीवन मांग कर लाई वस्तुओं पर ही चलता है। वे कठिनाई के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।